नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज आधुनिक भारत के इतिहास के 20वें भाग में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेजली की थी, हालांकि उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसे अपनाया था, परंतु उसने बहुत सारे विस्तार किए थे और बहुत तेजी से उस नीति का प्रसार प्रचार किया था, इसलिए लॉर्ड वेलेजली को उसकी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार से हम एक और गवर्नर जनरल के बारे में और उसकी नीति के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति के बारे में। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2023 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ आंशिक योगदान देने के लिए हमारी टीम ने आपको पूरे साल भर के विषयवार जो करंट अफेयर्स हैं, आदतन जानकारियां हैं, उसको प्रस्तुत करने की एक श्रृंखला शुरू करी है जिसे हम लक्ष्य PT 2023 के नाम से जान रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक दोपहर 1 बजे आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तमाम सारे विषयों को कवर करते हुए साल भर के करंट अफेयर्स के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि UPSC का पैटर्न यहां से क्वेश्चन पूछने का है। लगातार आगे बढ़ते हुए हम इकाई 2 तक पहुंच चुके हैं और इकाई 2 में अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की चीजों को, अगर आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है, तैयारी करने में कोई समस्या आ रही है या कुछ भी इस तरीके की चीजें जो आपको सेशन में समझ में नहीं आई हैं, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसे जुड़ने के लिए इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सीधा लिखें विरत दुबे 01। इसी प्रकार से आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी विरत दुबे 01 लिखेंगे तो आप हमें पा सकेंगे। यूरोपियों का भारत आगमन और ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण में अब हम ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण तक पहुंच गए हैं। यही यूनिट 2 का जो है नाम है। अब इस शक्ति के विस्तार में लगातार आगे बढ़ते हुए आज हम राज्य हड़प नीति के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक और सूचना आपको दे देता हूं। 14 फरवरी निकट ही आने वाली है। आप अपने वैलेंटाइन डे मनाएंगे या फिर जो भी जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अलग अलग तरह को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप करेंगे। एक सेलिब्रेशन हमारे साथ भी होगा और ये है 14 फरवरी को ये जो बैच शुरू हो रहा है, आपका पहला हिंदी का फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो अब स्टडी IQ की तरफ से अगर देखा जाए, स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से अगर देखा जाए, तो 14 फरवरी का मतलब हो गया आपके लिए फाउंडेशन बैच दिवस। तो इस फाउंडेशन बैच दिवस को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पहला हिंदी फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोड है विरद लाइव। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एडमिशन जरूर लीजिए और आपको इसमें जो डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाम 6 बजे से क्लास शुरू हो रही है, उससे पहले आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे राज्य हड़प नीति के बारे में। राज्य हड़प नीति। तो ये जो राज्य हड़प नीति है, इस राज्य हड़प नीति के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये लॉर्ड डलहौजी की नीति है। लेकिन मजे की बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार सेशन के बीच में अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ भी लेते हैं। तो आज मैंने फिर से एक बार आपके सामने आपके कमेंट्स जो हैं, जो क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, वो आपके समक्ष रखी हैं। कोई स्टूडेंट हैं या फिर व्यूअर हैं जिन्होंने विनोद मीना करके हैं कोई, उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। प्रश्न एक बार उनका पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न? विनोद मीना जी ने कहा है, थैंक यू सो मच सर जी, धन्यवाद पहले तो आपको भी। एक क्वेश्चन है, बक्सर का वॉर 1764 में हुआ था और अधिकतर बुक्स में उस समय रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बताया गया है, पर एक्चुअली में तो विंसेंटार्ट था। तो आप हमें ये बताने की कृपा करें कि वास्तव में उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो देखिए विनोद जी, बिल्कुल सही बात है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। आपको मालूम होगा कि अगर हम पहले गवर्नर के तौर पर याद करें तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव ही याद किया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और जब 1757 का जब युद्ध हुआ, प्लासी का जब युद्ध हुआ, तो उसके बाद से लेकर के 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। उसके बाद विंसेंटार्ट जो है वो बंगाल का गवर्नर बनता है और इसी के दौरान आपको मालूम है, इसी के दौरान जो है 1764 का युद्ध होता है। 1764 के इस युद्ध के समय विंसेंटार्ट ही गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब किसी किताब में कुछ और लिखा है तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में भी आपको ये मिलेगा और बाकी जगहों पर भी। ठीक है,
तो विंसिटार्ड जो है वो यहाँ का गवर्नर है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो 1765 में फिर से जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या आया, बंगाल का गवर्नर बनकर के आया। तो दोबारा इसका कार्यकाल जो है वो 1765 से शुरू होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ये है। कल जब आप लोग लाइव से ये जब सेशन चल रहा था तो आप से मैंने थोड़ी बातचीत की थी, आप लोगों से कहा था कि आपस में बातचीत ना किया करिए। ठीक है, कल मैं भी वहां पर कमेंट सेक्शन के थ्रू आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। तो आप लोग आपस में बातचीत ना किया करिए। बातचीत अगर आपस में करनी भी है तो विषय अनुरूप ही होना चाहिए। तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया, सोए जगे, ये जो टेक्निक है ना, ये सब खत्म कर दीजिए। ये यूपीएससी को सूट नहीं करता है फिलहाल। मतलब यूपीएससी को सूट करने का इन द सेंस ये नहीं कि मतलब वो जगह नहीं है वो काम करने की। आप करिए, आपकी सोशल लाइफ है, आपको भैया सब कुछ करना चाहिए। संसार में आए हैं, एक ही बार जिंदगी मिली है, जो करना है कर, लेकिन एक हर चीज को करने की एक जगह होती है ना। तो उस चीज को वहीं पर किया जाए तो ठीक लगता है। अब आप सेशन में आकर के मैं फलानी जगह से हूं, तुम ढिकानी जगह से हो, तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम वहां पढ़ रहे हो, तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे भाई ये शादी.com थोड़ी है या फिर friendsbanao.com थोड़ी है। पढ़ाई करिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इतनी आपसे मतलब मैं जो उम्मीद है वो कर सकता हूं कि इतने फ्रैंक आप होंगे कि ये सब चीजें ना करें। ठीक है, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं तो ठीक लगता है। आपको कोई चीज नहीं समझ में आई वो पूछिए, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और इसीलिए आप लोग जो है बार बार क्योंकि समय पे ध्यान से पढ़ते नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है कोई यूट्यूब सिविल एस्पिरेंट हैं, उनका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। सर आपसे अनुरोध है कि कल कृपया करके पुनः बता दीजिए कि द्वैध शासन क्या होता है, या द्वैध शासन को फिर से बता दीजिए। ये मैंने पिछले सेशन यानी कि जो 18वां सेशन था उसमें मैंने आप लोगों को द्वैध शासन के बारे में बताया था, और बताया था कि जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद क्लाइव जो है वो भारत फिर से आया गवर्नर बन करके। और जब क्लाइव भारत फिर से आया गवर्नर बन करके तो उस समय बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ, द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन समाप्त किया था, आपको मालूम है किसने समाप्त किया था? बंगाल के जो गवर्नर बने थे पहले, बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था, हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 में। तो अब ये द्वैध शासन क्या था? देखिए, आपको मालूम है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो आपको मालूम है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके अलावा उधर इलाहाबाद और जो कड़ा वाला हिस्सा था वो नवाब को दिलवाया गया था, लेकिन आपको मालूम है कि अल्टीमेटली उसके राजस्व जो है वो ब्रिटिशर्स को ही मिलना था। तो ये उसके बाद अवध भी, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेजों के हाथ लग गया। अब इस बहुत बड़े हिस्से में, क्योंकि ये व्यापारी थे वास्तविक रूप में देखा जाए, शासन चलाना तो आता था नहीं, लेकिन शासन हाथ लग गया था, तो इन्होंने क्या किया, उन जगहों पर जैसे बंगाल में बंगाल की नवाबी वापस कर दी गई, मुगल को मुगल सत्ता वापस कर दी गई, और अवध के नवाब को अवध के नवाबी वापस कर दी गई, शर्तों के साथ। तो ये शर्त जो है इलाहाबाद की संधि के रूप में जानी जाती है। तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो इनको मिल गया था, मतलब दीवानी का पूरा अधिकार जो है इनको मिल गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि सब कुछ अगर ये बंगाल को अगर खुद ही संभालना चाहते तो ये नहीं संभाल पाते थे, ये इसके लिए योग्य नहीं थे ब्रिटिशर्स उस समय तक। तो इन्होंने बड़ी ही शानदार तरीके से एक काम किया कि जो नवाब जो थे, उन नवाब्स के समय में उन्होंने दो तरीके से शासन, जैसे कि एक हम कहें कि स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा जो है, ये नवाब या कह सकते हैं जो भारतीय जो अधिकारी थे उनको दिया गया, भारतीय अधिकारियों को। ठीक है, और जो राजस्व से संबंधित काम था और जो जिसको कह सकते हैं युद्ध से संबंधित जो चीजें थी, इस तरीके की जो चीजें थी, पुलिस व्यवस्था वगैरह जो थी, वो सब इन्होंने अपने हाथ में रखी थी, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में। यानी कि रेवेन्यू, वित्त से संबंधित
और सेना से संबंधित जो चीजें थी वो इन्होंने अपने हाथ में रखी, बाकी सारी चीजें जो थी वो इन्होंने भारतीयों के हाथ में ही सौंप दी। लेकिन ये भारतीय अंग्रेजों द्वारा विजित थे, तो अब क्या होगा कि इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करके राजकोष में जमा करना होगा, वो राजकोष का पैसे का इस्तेमाल ये करेंगे। तो जो आम जनता है, आम जनता पर एक तो ये भारतीयों का शासन हो रहा है और दूसरा कंपनी का शासन हो रहा है। दो शासन होने की इसी दशा को ही द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, दो शासन होने की इसी दशा को ही क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। ठीक, नजमुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, आपने देखा कि मीर जाफर का बेटा तो वो अल्पायु का था, तो आपने देखा कि उसको संरक्षण जो है इन लोगों ने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने अलग से पद बनाए थे जो उनके संरक्षण को वहां पर काबिज रखते थे, जिस पद को बोला गया नायब। ठीक है, तो नायब का पद बनाया गया था। तो नायब के द्वारा शासन हो रहा है या फिर नवाब के द्वारा शासन हो रहा है और दूसरा कंपनी के द्वारा, इसी को द्वैध शासन कहा गया। अगला प्रश्न था किसी का, श्रेया जी हैं कोई, उन्होंने प्रश्न पूछा था, सर एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, प्लीज बता दीजिए कि अगर बड़े सलीके से कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं और कुछ लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब होता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं लेता। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े सलीके से पूछ लिया गया, पिछले क्वेश्चंस भी अच्छे से पूछे गए थे, तो बताने का मन करता है। सर एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, प्लीज बता दीजिए कि अगर मीर जाफर के बेटे मीरान की डेथ हो गई तो फिर नजमुद्दौला कैसे उनका बेटा बन गया? प्लीज बता दीजिए। तो बड़ा मासूम सा प्रश्न है भाई ये, कि ये आप पूछना चाह रहे हैं कि मीर जाफर का बेटा तो मर गया था, तो फिर मीर जाफर का बेटा नजमुद्दौला कैसे हुआ? कि भाई एक पिता की दो संतानें नहीं हो सकती क्या? और वैसे भी इनकी 4 संतानें थी, मीर जाफर की 4 संतानें थी। उन्हीं में से जो अल्पवयस्क था सबसे, वही आगे चल करके गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था नजमुद्दौला। मीरान की बात करें तो मीरान वही व्यक्ति है जिसने सिराजुद्दौला की हत्या करवाई थी। सिराजुद्दौला की दर्दनाक हत्या जो है कराई गई थी। उस समय शायद सिराज 25-26 वर्ष के आसपास का ही था, युवा ही था, क्योंकि 23 साल में तो शासक बन गया था। तो सिराजुद्दौला जो है, ये इसको मारने का काम मीरान ने किया है, बेग अली की सहायता से। उसका मित्र था बेग, तो उससे उसको जो है मरवाया गया था। और राजमहल में इसकी हत्या कराने के बाद पूरे शहर में सिराजुद्दौला को हाथी के ऊपर उसके मरे हुए शरीर को, क्षत विक्षत शरीर को जो है पूरे बंगाल में टहलाया गया था, बहुत ज्यादा। तो ये कोई मतलब मन किया मेरे को ये क्वेश्चन लेने का, वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था, लेकिन ये बड़ा सिंपल सी बात है। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लगता है कि यार वो तो मर गया था तो उसका दूसरा, तो इसका दूसरा भाई है। ठीक है, तो ये वो गद्दी पर बैठा हुआ है, उनका बेटा है, छोटा बेटा है, और उस समय इसको जो है संरक्षण दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ये उतना बड़ा योग्य था नहीं। तो आई होप कि ये तीनों तरीके के प्रश्न या कुछ और भी तरीके के प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए करते हैं आपके सेशन की शुरुआत। और ये प्रश्न है, आप इसके उत्तर लिख के भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बार नजर डाल लेते हैं मैप पर, जो कि आज के सेशन से जरूरत पड़ सकती है जिसकी। ये वो हिस्सा था जो मैंने आपको बताया था कि 1805 में, 1805 में जब यहां से लॉर्ड वेलेस्ली निपट के वापस गया तो उसने सहायक संधि के माध्यम से ये सारे जो क्षेत्र थे वो कवर किए थे। ये सारे क्षेत्र जो थे वो उसने कवर किए थे, ये वाले हिस्से। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा कवर्ड है, इतना इस तरीके का हिस्सा। ठीक है, और इधर जो है मराठे हैं, मराठों में भी छोटा सा हिस्सा जो है वो कवर जरूर कर लिया गया था। ये वाले हिस्से की बात करें, ये वाले हिस्से की बात करें, तो ये सब हिस्से जो है जीत लिए थे। गायकवाड़ वाला उनको सहायक संधि में मिला लिया था। अब आज हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो क्या है, वो आपका राज्य हड़प नीति है। राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की है और उसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। तो उसमें से सबसे पहला जो राज्य है वो है सतारा। ये आपको महाराष्ट्र के पास में सतारा दिख रहा है, गोवा पोर्ट के ऊपर, पुणे के नीचे। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बेरार है, ये जो जगह है ये बरार है, इसको भी जीता बराड़। ये बगल में नागपुर है, इस नागपुर को भी जीता। ये संबलपुर है जगह, ये संबलपुर को भी जीता, उड़ीसा के पास में। ठीक है, ये जैतपुर है, ये जैतपुर संबलपुर को एक साथ जीता था उसने, मतलब मिला लिया था, मर्ज कर लिया था। ये आपका अवध है, ये पूरा का पूरा अवध है, अवध तो आपको मालूम ही होगा, तो अवध को मिलाया गया। ये आपका झांसी है,
ये झांसी भी मिलाया गया। तो ये वो लोकेशंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जो राज्य हड़प की नीति के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इनको क्या कर लिया गया था, या जो आपका लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा इसको क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरीके से विलय कर लिया गया था। तो इन्हीं जगहों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे जब अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे। बाकी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में आपको पढ़ना है डलहौजी की राज्य हड़प नीति, है ना। क्या पढ़ना है? डलहौजी की राज्य हड़प नीति। कई नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन पहले हम लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी भी जब भारत आया तो वो भी उसी प्रकार से ही हुआ था जैसे आपने पिछले सेशन में जब वेलेजली के बारे में पढ़ा, तो तकरीबन वो भी 37 साल के आसपास था, तो ये भी 36 साल के थे जब भारत आए थे। लॉर्ड हर्डिंग के बाद ये भारत में बंगाल के गवर्नर बनकर के आए थे, लॉर्ड हर्डिंग की जगह पर। अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से इनको जाना जाता था। स्कॉटलैंड में इनकी पैदाइश हुई थी और स्कॉटलैंड के काफी अभिजात वर्ग के व्यक्ति थे। इनके पिताजी की बात करें तो काफी अभिजात वर्ग के थे, उच्च वर्ग के थे। उनका बेटा था ये, यानी पहले से ही रईस था। और एक समय में गवर्नर जनरल बनने से पहले वो बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ ट्रेड का यह सदस्य भी था। तो फाइनली 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है, अगर हम उसकी बात करें तो 1848 में ये गवर्नर बनकर के भारत आया, 1848 में। और आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति से पहले तक ये भारत में रहा, तो 1856 तक जो है इसका कार्यकाल भारत में एज अ गवर्नर जनरल देखा जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर ये रहा। तो 1848 से लेकर के 1856 तक, लेकिन इससे पहले के जो गवर्नर जनरल आए थे वो इंडिया में अपनी नीति को लेकर के काफी बैलेंस्ड रहते थे। चाहते वो भी थे कि ब्रिटिशर्स, मतलब वो इनके पहले आने वाले जो गवर्नर जनरल्स थे वो भी यही चाहते थे कि भाई अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ हो, अंग्रेजों को अधिक से अधिक फायदा हो, ब्रिटिशर्स भारतीयों पर शासन कर सकें, ये सब उनकी भी चाहते थी। लेकिन प्रायः अगर हम बात करें तो विलय आदि की जो नीति हुआ करती थी उसको वो लोग टाला ही करते थे कि अचानक से कहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों का संघ हमको देखने को मिलता है भारत में, अलग अलग राज्य थे, वो कभी भी एक संघ बना सकते थे, तो फिर अंग्रेजों को महंगा पड़ सकता था, तो वो इन सब चीजों से थोड़ा डरते थे। लेकिन जब डलहौजी भारत आया तो डलहौजी की सोचने की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी दूसरी थी, वो अलग तरीके की थी, विपरीत प्रवृत्ति का था। वो कहता था कि यार ये लोग दबाने लायक है, इनको दबा के रखो, इनके ऊपर शासन करके रखो, ये कुछ करने वाले हैं नहीं। और बड़ी मजे की बात तो ये है कि जिस समय डलहौजी ने शासन फैलाना शुरू किया, जिस समय डलहौजी ने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, जिस समय डलहौजी ने राज्य को विलय नीति बड़ी तेजी से फैलानी शुरू करी, धीरे धीरे करके कुछ शासकों को ये अंदर ही अंदर एक्सेप्ट हो गया था कि यार कर ही क्या सकते हैं हम लोग, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस जब तक हमारे ऊपर संधि नहीं थोपी जा रही तब तक हम स्वतंत्र राज्य हैं, एक न एक दिन तो हमें विलय होना ही है ब्रिटिश सरकार में। इतना थक हार चुके थे। बहरहाल जब ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया, बहुत सारे राज्यों ने विरोध भी किया, जिसमें आप पंजाब का नाम याद कर सकते हैं, बर्मा का नाम याद कर सकते हैं। बेसिकली राज्य हड़प की जो नीति है वो नीति डलहौजी की उस नीति के अंतर्गत आती है जिसमें उसने राज्यों के ऊपर शांतिपूर्वक अपना अधिकार कायम किया। दो तरीके उसने अपनाए। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय राज्यों को दो तरीके से वो इन्वॉल्व कर रहा है, दो तरीके उसने अपनाए हैं। एक तो शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा, यानी युद्ध लड़ करके, और दूसरा शांतिमय तरीके से। तो जो राज्य हड़प नीति जो है उसका जो सबसे फेमस पोर्शन जो है वो क्या है, वो है शांतिपूर्वक तरीके से जो राज्य हड़प नीति अपनाई गई है उसके द्वारा।
हालांकि युद्ध करके भी उसने पंजाब और पीगू जिसको कहते हैं या वर्मा जिसको कहते हैं उसको जीता है। और शांतिपूर्वक तरीके में अगर हम देखेंगे तो सतारा है, जैतपुर है, झांसी है, अवध है, नागपुर है, ये सारे हिस्से जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, सतारा, बेराड़, नागपुर, संभलपुर, झांसी, है ना, जैतपुर, अवध, ये सारे जीते हैं उसने। शांति का मतलब कहा गया है, कोई ना कोई संधि करी गई है, कोई ना कोई ट्रीटी हुई है और फाइनली जो है उसको मर्ज कर लिया गया। अब विलय की नीति को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। विलय की नीति इसको कह सकते हैं या राज्य हड़प नीति कह सकते हैं। विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहा जाता है इसको, राज्य हड़प नीति कहते हैं। या फिर आप इसी को गोद निषेध नीति भी कहते हैं। गोद निषेध नीति, उत्तराधिकार हड़प की नीति है ये एक तरीके से। ऐसे करके बहुत सारे इसके नीतियों के नाम है। तो ये इसने क्यों किया, ऐसा क्यों करना चाहता था? वो जब भारत को आकर के ऑब्जर्व करता है, देखता है कि इंडिया की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, तो वो 2-3 तरीके के स्टेट्स को पाता है कि भाई भारत में जो रजवाड़े हैं वो 2-3 तरीके के हैं, शासन प्रणाली जो है वो 2-3 तरीके की है, और वो जो शासन प्रणाली है उसमें कई सारे दोष देखता है। कहता है एक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केंद्रीय शासन के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जैसे मुगल, मराठे, ये अन्य राज्यों से ये कर लेते थे, अन्य राज्यों को संरक्षण प्रदान करते थे। और दूसरे राज्य रजवाड़े क्या हैं? ये उन शासकों के रजवाड़ों के तौर पर एक तरीके से कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों के तौर पर थे। तो ये प्रशासन की जो ये वाली पद्धति है, झूठे रजवाड़ों वाली प्रशासन की, जो कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों की जो नीति है, उसका कहना है कि इससे प्रजा को बड़ा नुकसान हो रहा है, प्रजा को काफी असुविधाएं हो रही हैं, और ये सब बहुत गलत है। वास्तविक रूप में हमें ये ऐसा नहीं होने देना है, ये ठीक नहीं है। मतलब आ करके वो अपना हित दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यार क्या शासन चल रहा है यहां पे, कोई भी किसी को भी लूटमार कर रहा है, जबरदस्ती हम उसके संरक्षण में हैं, फिर उसके खिलाफ गद्दारी करते हैं, आप बीच में 2 राज्यों के बीच में कोई मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे, तो उन्होंने बोला ये सब फालतू की चीजें हैं, इससे आम जनता परेशान हो रही है, ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। पर ये तो केवल कहने की बात थी, आम जनता परेशान हो रही है उससे उसका कोई ठेकेदारी नहीं थी। अगर ऐसा ही होता तो आगे की नीतियां इसकी इस तरीके खराब नहीं होती जैसी थी। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उसकी मनोवृत्ति क्या थी? उसकी मनोवृत्ति थी कि जो सेंट्रल पावर्स हैं, खासकर मुगल जो सर्वशक्तिमान बने बैठे हुए हैं अभी भी, जबकि कमजोर हैं, और उनकी आड़ में कुछ लोग जो शासन कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, उनके जो उत्तराधिकारी बने हुए जो बैठे हुए हैं, वो जो राजे महाराजे बने बैठे हैं, जैसे बंगाल की बात हो जाए, बिहार की बात हो जाए, अवध की बात हो जाए, ये सब जो है खत्म होना चाहिए, ये उसकी नीति के अंतर्गत आता है। तो 1848 से 1856 के बीच में इन्हीं सब सोच के साथ में वो राज्य हड़प की नीति जो है वो शुरू करता है। और राज्य हड़प की नीति को शुरू करने के लिए पहले उसने पूरे भारत को 3 भागों में डिवाइड किया। मतलब देखा, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, ऑब्जर्व किया उसने कि भारत में किस किस तरीके के रजवाड़े हैं। तो इसने ऑब्जर्वेशंस जो किए हैं, जो चीजें देखी हैं, उसमें अगर हम देखें तो रियासतें जो हैं भारत में, उसको 3 श्रेणियों में उसने डिवाइड किया। भारतीय रियासत जो है, भारतीय रियासतों की 3 श्रेणियां उसने बनाई, और 3 श्रेणियों में इसको क्या कर दिया? विभाजित किया। और वास्तविक रूप में 3 श्रेणियां थी भी। अब ये कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी अगर हम इसकी बात करें तो जरा देखिए। सबसे पहले उन राज्यों की श्रेणी को इसने रखा है जो कभी उच्चतर शक्ति के रूप में रही थी, जो कभी किसी के अधीन नहीं रही थी। यानी ऐसी उच्चतर शक्तियां, ऐसी सुप्रीम पावर्स जो कभी भी किसी के अधीन नहीं थी और किसी को कर नहीं देती थी। उच्चतर शक्तियां जो
किसी के अधीन नहीं थी, किसी के अधीन नहीं थी एवं किसी को कर नहीं देती थी, किसी को कर नहीं देती थी, बल्कि ये तो कर लेती थी। ये वो शक्तियां थी जो दूसरों से टैक्स लेते थे। यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है, ये दूसरों से टैक्स लेने वाली शक्तियां थी। ठीक है, एक तो इस तरीके के राज्य जिसमें आप मुगलों को रख सकते हैं, नो डाउट, जिसमें आप मराठों को रख सकते हैं। मराठे चौथ और स्वदेशमुखी कर दूसरे लोगों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पे लेते थे। दूसरा, वे भारतीय रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन उन्हें कर देती थी। यानी अब ये उच्चतर शक्तियां मुगल या मराठे ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। कुछ रियासतें ऐसी थीं, यानी ऐसी रियासतें जो उच्चतर शक्तियों के अधीन थी एवं उन्हें कर देती थी, तो कुछ ऐसी रियासतें भी थी, यानी कि वो अधीनस्थ रियासतों के तौर पर ऐसी, मतलब ये उच्चतर शक्तियां थी। लेकिन बाद में इन शक्तियों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। मतलब ऐसी रियासतें जो पहले उच्चतर शक्तियों के अधीन थी, यानी मुगल्स या मराठे उनके अधीन थी और उन्हें कर देती थी, लेकिन बाद में वे ब्रिटिश शक्ति के अधीन हो गई थी, अधीन थी, यानी अधीनस्थ शक्तियों के तौर पर या रियासतों के तौर पर उनको देखा जा सकता था। ये तो थी दूसरे प्रकार की रियासतें। और तीसरे प्रकार की जो रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजों ने खुद इस्टेब्लिश किया था, ऐसी रियासतें जिन्हें अंग्रेजों ने पुनर्जीवित किया था, यानी कि जिन्हें अंग्रेजों ने रीस्टैब्लिश किया था एक तरीके से, जिन्हें अंग्रेजों ने स्थापित किया था। जैसे अवध की बात, माफ कीजिएगा, झांसी की बात करेंगे तो अभी आप पढ़ेंगे कि उसमें शुरुआत में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने ही वहां पर शासन फिर से शुरू करवाया था। इसी तरीके से मैसूर जब समाप्त हुआ था तो वहां पर भी मैसूर का जीता हुआ हिस्सा वापस दे दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा रीस्टैब्लिश करवाया गया था, वरना उस पर टीपू सुल्तान और उनके पूर्वजों ने अधिकार कर रखा था। तो ये प्रथम श्रेणी हो गया, ये द्वितीय श्रेणी हो गया, तृतीय श्रेणी हो गया। अब इन तीनों श्रेणियों के जो मतलब मिला करके देखा जाए तो यही भारतीय शासक है। अब इन तीनों भारतीय शासकों के जो राज्य हैं उनको राज्य हड़प नीति के अंतर्गत लाना है। तो इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जिन राज्यों को वो नहीं लाया, अच्छा, क्योंकि ये गवर्नर जनरल थे तो इन्हें अपनी काउंसिल से डिस्कशन करना पड़ता था, डिस्कशन करके ही किसी स्टेप को उठाते थे। तो अगर ये इस तरीके की नीति को लेकर के भी आते हैं तो उनको अपनी काउंसिल से डिस्कशन करना है। दूसरा, इस तरीके के डिसीजंस में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनका इंटरफियर भी होता था। अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उस बात को मान जाते हैं तो भी उस चीज को लागू करने में इसको आसानी जाती है। तीसरा, हाउस ऑफ कॉमन्स का भी इंटरफियर जो है कभी कभी होता रहता था। सो फाइनली अगर हम देखें, अल्टीमेटली तो सब अंग्रेज ही थे और वो चाहते तो थे ही कि किसी ना किसी तरह शासन बना रहे, लेकिन क्योंकि कंपनी जो थी वो प्राइवेट थी तो जो भी कंपनी के अधिकारी, गवर्नर जनरल्स वगैरह जो भी कुछ बन करके आते थे तो वो मतलब सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कहीं कोई स्टेप्स ऐसे ना हो जाएं जल्दीबाजी में कि वो नुकसानदायी हो और उसका पलटवार कुछ ऐसा हो कि हमारी जो अस्तित्व है वो समाप्त ही हो जाए। फिर तो कंपनी का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
और यही कारण था कि डलहौजी से पहले आने वाले जो लोग थे वो राज्य विलय की नीति को बहुत तेजी से लागू नहीं करते थे, लेकिन डलहौजी ने कहा कि आर या पार, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है, देखते हैं, ऐसे करके। तो अभी क्या हुआ, उसने कुछ शर्तें रखी कि कौन है, किसको हम जो है सीधे राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते हैं, और किसके राज्य हड़प की नीति में आने की संभावना है। तो जो पहला वाला स्टेट है, प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं या प्रथम श्रेणी की जो रियासतें हैं, उनकी गोद लेने की या उनके उत्तराधिकार की जो नीतियां हैं, उनकी उत्तराधिकार की नीति में इसने कहा कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हमको यह चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि किन राज्यों में उसने हस्तक्षेप नहीं किया है, जो प्रथम श्रेणी के राज्य। और प्रथम श्रेणी का मतलब मैंने जो अभी लिखा आपको दिखाया, ठीक है। पहला बात तो इसने ये कहा कि जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं, प्रथम श्रेणी के राज्य, उनके उत्तराधिकार एवं जो गोद लेने की जो नीति है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जो स्वतंत्र शक्तियां हुआ करती थी, जैसे मुगलों की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें मुगल पराजित हुए। लेकिन आपने देखा कि संधि में यह भी कहा गया कि उनके जो निजी मामले हैं उनमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपने देखा कि सहायक संधि आई थी, तो उसमें कहा गया था कि आपको अपने राज्य में हमारी सेना रखनी पड़ेगी और बदले में आपको उस सेना का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और यह भी कहा गया कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से उन रियासतों का आंतरिक मामला था, इसलिए राज्य झड़प की नीति जो है वो प्रथम श्रेणी के राज्यों पर लागू नहीं हो पाई थी या नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी श्रेणी के जो राज्य हैं, द्वितीय श्रेणी के जो राज्य हैं, उनके बारे में डलहौजी क्या कहता है। उसमें कहा कि दूसरी श्रेणी की जो रियासतें हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार से गोद लेने की आवश्यकता पड़ती है तो यह अति आवश्यक है, परम आवश्यक है कि गोद लेने से पहले वो कंपनी से पूछें। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के जो राज्य हैं उनसे कहा गया था, द्वितीय श्रेणी के राज्यों को, द्वितीय श्रेणी के राज्यों को क्या कहा गया कि गोद लेने से पहले, गोद लेने के लिए कंपनी से अनुमति परम आवश्यक है, चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिना हमसे पूछे गोद लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी श्रेणी के राज्य कौन थे, ये वो राज्य थे जिन्हें आगे चल करके ब्रिटिश शक्तियों के अधीन बना लिया गया था। ये अंग्रेजों के अधीनस्थ शासन थे। तो जब अधीनस्थ शासन थे तो भाई पूछ के करोगे ना ये काम। हां, इसमें आश्वासन दिया डलहौजी ने, यह आश्वासन रखने की बात करी कि इन राज्यों के गोद लेने के बारे में, क्योंकि इन राज्यों को पूछना है, इसलिए मना भी किया जा सकता है, मना भी हो सकता है। लेकिन यह भरोसा जताया उसने कि सामान्यतः जो है हम इसकी परमिशन आपको दे देंगे, प्रायः या सामान्यतः हम अनुमति देंगे। लेकिन प्रायः तो हम अनुमति देंगे, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि हमें सिचुएशन लगे ऐसी कि हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो हम नहीं भी देंगे। माने आपको अपने मर्जी से नहीं रखना है, यहां पे पूछने की जरूरत नहीं है, यहां पे जरूरत है। और जो तीसरे वाले लोग थे जिनको रीस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने खुद, उनके लिए इसने नियम बनाया कि इस श्रेणी के जो भी राज्य आएंगे उनको
उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, परमिशन वर्मिशन कुछ नहीं। तृतीय श्रेणी की जो रियासतें हैं, रियासतें जो थीं, उन्हें उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है, गोद लेने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है भाई, नहीं, मना है, गोद नहीं ले सकते आप। समझ में आ रही है मेरी ये बात, हाँ या नहीं? देखिए, आज जो हम ये पढ़ रहे हैं राज्य हड़प नीति, ये वैसे तो मैं चाह रहा था कि उसको हम कल ही खत्म करते, लेकिन कल जो है बहुत बड़ा सेशन हो गया था, काफी ज्यादा आपने देखा कि उसमें ही काफी ज्यादा समय निकल गया था जब हमने डवेले-जली की सहायक संधि पढ़ाई, तो मुझे आज इसको अलग से पढ़ाना पड़ा। तो हो सकता है कि कल की तुलना में ये थोड़ा सा छोटा सेशन हो, पर इसके साथ हम किसी और चीज को जोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं। तो ये 3 राज्य हैं, इस तरीके से अब इस पर चर्चा होगी, काउंसिल परमिशन देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो परमिशन देंगे। अमूमन तो सबने परमिशन दिया, कुछ एक आध लोगों ने मतलब ज्यादातर सदस्य जो थे वो इसकी इस नीति से सहमत थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है इसकी नीति से सहमत नहीं भी हुए या नहीं बात चीजें समझ में आई, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की कहानी को अगर देखकर समझा जाए तो जब लोगों की परमिशन मिल गई तब लॉर्ड डलहौजी थोड़ा सशक्त हुआ और इस फरमान को जारी करते हुए उसने कहा कि जिन जिन जगहों पर जिन जिन तरीके की बात करी गई है श्रेणियों में, उन तरीके की चीजों को अक्षरशः पालन किया जाए। अधीन प्रदेश जो हैं उनको एनी हाउ वो ब्रिटिश शासन में उनको मिलाया जाए और उत्तराधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। अब ये नीति बड़ी तेजी से लागू होना शुरू हो गई। 1848 में ही आया था, 1848 से ही शुरू हो गया इसका नाटक। इसने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा वो था सतारा। 1848 में सतारा को हड़प लिया। जैतपुर, संभलपुर उन्हें 1849 में 1849 में उसको हड़प लिया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बराड़ जो था उसको भी हड़पा गया। उदयपुर 52 में, 53 में झांसी को और 54 में जो नागपुर है उसको हड़प लिया गया और 56 में आपको मालूम है अवध को हड़प लिया गया। ऐसे ऐसे करके ये जो नीतियां थी वो लागू हुई। अब किन किन जगहों पर कैसे कैसे उसने राज्य हड़प किया है, आइए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। मतलब जैसे सतारा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतारा की। 1848 में इसको हड़प लिया गया था। कैसे हड़पा था, उत्तराधिकार वाला पॉइंट यहां पर कैसे लागू हुआ था, अगर उसकी हम बात करें तो वहां के उस समय राजा जो थे वो अप्पा सिंह थे या राजा अप्पा थे, राजा अप्पा साहिब। अब राजा अप्पा साहिब के कोई पुत्र नहीं था और राजा अप्पा साहिब के क्योंकि कोई पुत्र नहीं था तो ये उस राज्य की श्रेणी में आता था जो सेकंड कैटेगरी में था। तो ये अगर इनको अपना उत्तराधिकारी चाहिए था तो ये गोद ले सकते थे और गोद लेने की परमिशन इनको, अनुमति जो है इनको लेनी पड़ती थी अंग्रेजों से। लेकिन राजा अप्पा ने गोद लिया लेकिन परमिशन नहीं ली। अगर हम इसकी बात शुरुआत से करें तो 1818 में जब मराठा शक्ति जो है वो कमजोर हुई थी, आपको मालूम है 1818 में अगर हम देखें तो जब मराठा शक्ति कमजोर हुई, अंग्रेजों ने ही उसको कमजोर किया, उसे समाप्त किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस समय ये जो सतारा राज्य है उसमें राजा प्रताप सिंह को राजा बनाया। इनकी समाप्ति होने पर हेस्टिंग्स ने, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इसने प्रताप सिंह को राजा बनाया था। तो आपने देखा कि एक तरीके से ये जो प्रांत हुआ ये कहीं ना कहीं पहले मराठों द्वारा शासित था, उनको ये टैक्स देता था, लेकिन बाद में ये अधीनस्थ राज्य हो गया
यही मैंने बताया। तो और जो अधीनस्थ राज्य है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उत्तराधिकार के लिए अगर गोद लेना है तो। प्रताप सिंह शिवाजी के वंशजों में से एक थे। 1739 में राजा प्रताप सिंह की डेथ हो गई, या यूं कह सकते हैं 1739 में राजा प्रताप सिंह को हटा दिया उसके भाई ने। और उसका भाई कौन था? वही अप्पा साहिब। 1739 में, माफ कीजिएगा 1839 में अप्पा सिंह जो हैं या अप्पा साहिब जो हैं वो राजा बने। अप्पा सिंह जो है वहां पर राजा बने, गद्दी पर बैठ गए। और गद्दी पर बैठाने का काम लाल डलहौजी ने किया उस समय। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बैठ गया। लाल डलहौजी ने इसको जो है आश्रित राज्य कहा कि भाई ठीक है, ये राज्य जो है आश्रित राज्य है। नहीं, लाल डलहौजी ने, यहां पे थोड़ा कट लगाइएगा, इस जगह पे कट लगा दीजिएगा, यहां से प्रताप सिंह राजा बना। अब प्रताप सिंह के राजा बनने के पश्चात अगर हम देखें तो 1839 में इनको गद्दी से हटा करके अप्पा साहिब जो है वो राजा बने। और यही अप्पा साहिब जो थे, मैंने बताया कि उन्हीं से ये राज्य जो है वो हड़पा गया है। तो अप्पा साहिब का ये राज्य जो है वो घोषित किया गया कैसा? आश्रित राज्य। डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस बात का समर्थन हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। और मैंने आपको बताया कि अप्पा साहिब ने अपने उत्तराधिकारी, जो इनकी डेथ होने वाली थी तो इससे पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके लिए उन्होंने किसी को गोद लिया। अब जो ये गोद लिया गया है, इस गोद को अनएक्सेप्ट कर दिया है ब्रिटिशर्स ने। और अनएक्सेप्ट करके 1848 में, 1848 में इसे क्या कर दिया गया? आश्रित राज्य घोषित करके इसको जो है वो मर्ज कर लिया गया। सबसे पहले यही राज्य हड़पा गया। और इस राज्य को हड़पने में मैंने जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले कि डायरेक्टर्स का भी समर्थन हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स का भी समर्थन हुआ, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की उसका तो समर्थन था ही। जोसेफ ह्यूम जो है हाउस ऑफ कॉमन में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि ये तो भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्या दिक्कत है। लेकिन राज्य हड़प लिया गया। तो इस तरीके से सतारा का काम तमाम हुआ। सतारा के बाद संभलपुर, सतारा के बाद अगला नंबर जो है वो संभलपुर का लगा। जैतपुर, संभलपुर। राजा नारायण सिंह जो हैं वो वहां के राजा थे संबलपुर के, नारायण सिंह। नारायण सिंह जो थे, इनका भी कोई बेटा नहीं था, इनका भी कोई पुत्र नहीं था। और जिसके पास उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य जो है वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। यही तो बात थी, सिंपल सी बात है। और इसी वजह से 1849 में, 1849 में ये संभलपुर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये भी गया संभलपुर। तो ये सारे राज्य, अब दोनों राज्यों में कॉमन स्थिति क्या दिख रही है कि आगे उत्तराधिकारी यहां पर नहीं है। आगे प्रमुख राज्य की अगर हम बात करें तो झांसी है। झांसी की स्थिति क्या थी? झांसी की स्थिति यह थी कि वहां के जो पहले राजा हुआ करते थे, झांसी के जो राजा हुआ करते थे वो पेशवाओं के अधीन होते थे। और आपको मालूम है 1818 में मराठे सब खत्म हो गए। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है उसको तो पेंशन पे नियुक्त कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो पेशवा बाजीराव के हार जाने के बाद में इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने झांसी में जो सेटलमेंट किया था वो ये किया था कि रावचंद्र नामक एक व्यक्ति को से संधि करके वहां का उनको राजा बना दिया गया था। तो यहां के राजा बन गए थे रावचंद। अब रावचंद जब राजा बने तो उनके बाद उनका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठा, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे। और उनसे कहा गया कि आप अधीनस्थ राज्य के रूप में कार्य करेंगे। तो रावचंद, इनके बेटे और इनके जो दूसरे उत्तराधिकारी थे, इन सब लोगों ने अधीनस्थ रूप में जो है वो शर्तें स्वीकार करी अधीनस्थ रहने की। रामचंद की डेथ हो गई 1835 में। और जब रामचंद की डेथ हो गई 1835 में, तो उसके बाद शासन जो है
वो जो रामचंद्र थे उनके ग्रैंड अंकल, जिनको चाचामह कह सकते हैं, जैसे पितामह होते हैं ना, उसी तरीके से चाचामह होते हैं। चाचामह, पितामह का मतलब पिता के पिता, चाचामह इसी तरीके से ग्रैंड अंकल जिनको बोल सकते हैं, बड़ा ताऊ। ये उत्तराधिकार इनको दिया गया। अब रावचंद से भी बड़ी उम्र के रहे होंगे भाई, उनके चाचामह हैं, बहुत बड़ी उम्र के रहे होंगे। कुछ समय बाद इनकी भी डेथ हो गई, बूढ़े राजा थे, जल्दी मर गए। तो कंपनी ने इन्हीं के राजवंश से गंगाधर राव को गद्दी पर बैठाया। इन्हीं के एक राजवंश से एक और व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया गया, जिनका नाम था गंगाधर राव। अब ये गंगाधर राव कौन थे तो समझ ही गए होंगे आप, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, गंगाधर राव। लेकिन गंगाधर राव की भी असमय मृत्यु हो गई, और इस तरीके से नवंबर 1853 में शायद इनकी डेथ हो गई। 1853 में नवंबर में इनकी डेथ हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनका एक बेटा था जिसको गोद लिया गया था। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इनका एक बेटा है जिसको गोद लिया गया, आनंद राव करके, आनंद राव। और महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने शासन की बागडोर संभाली इस उत्तराधिकार के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको भी अनएक्सेप्ट कर दिया और झांसी को 1853 में क्या कर लिया, हड़प लिया। 1853 में झांसी भी गया। तो ये झांसी की कहानी है। अन्य राज्यों की कहानी को भी सुन लेते हैं झांसी के अलावा। अगले राज्य की बात करें तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट राज्य आता है नागपुर। मैंने आपको दिखाया था नागपुर। नागपुर के विलय की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि नागपुर जो है वो मराठा शासन के अंतर्गत पहले आता था। मराठा राज्य बहुत बड़ा भाग तक, तकरीबन 80,000 वर्ग मील के एरिया में फैला हुआ था। 1817 में भोसले परिवार जो थे, नागपुर में भोसले हुआ करते थे ना, तो नागपुर में जो भोसले परिवार के जो लोग थे, उनके उत्तराधिकार को वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसको पराजित करके उनके उत्तराधिकार को स्वीकार किया था और एक छोटे या नाबालिग शिशु के तौर पर रघुजी तृतीय जो थे उनको उत्तराधिकारी घोषित करवाया था। पर क्योंकि रघुजी घोसले जो थे वो छोटे थे, तो रिचर्ड जॉकिंसन नाम के एक व्यक्ति ने रघुजी जो भोसले हैं, रघुजी भोसले, ये जो हैं ये छोटे थे, तृतीय के नाम से इनको रख सकते हैं, बहुत छोटे थे। तो रिचर्ड जैकिंसन, मैंने बताया रिचर्ड जैकिंसन, रिचर्ड जैकिंसन जो हैं ये इनके संरक्षक बने। कुछ समय बाद रघुजी थोड़े बड़े हुए तो ये स्वतंत्र रूप में शासन करने लगे, लेकिन 1853 में जाकर के इनकी डेथ हो गई। 1853 में रघुजी भोसले जो थे इनकी डेथ हो गई। 1817 से लेकर के 1853 तक एक तरीके से इनका शासन रहा। और जब इनकी डेथ हो गई तो अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी पत्नी को यानी रानी को पुत्र गोद लेने के लिए कहा। इनकी मृत्यु के पश्चात रानी ने पुत्र गोद लेना स्वीकारा और गोद लेने के लिए क्योंकि इन्हें अनुमति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक पत्र लिख करके काउंसिल को भेजा, कंपनी की काउंसिल को भेजा, और कंपनी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से 1854 में 1854 में नागपुर को क्या कर लिया गया, क्योंकि मैंने बताया ना स्वीकार करना है ना स्वीकार करना ये उनके अधिकार में था। कहते जरूर थे कि हालांकि हम अधिकार दे देंगे, लेकिन दिए नहीं। तो 1854 में नागपुर जो है वो ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया। और यह भी कहा जाता है कि इस विलय के समय में नागपुर को बड़ा लूटा गया। भोसले महल जो है उसको खूब जबरदस्त तरीके से लूटा गया। जो रानियां हुआ करती थी वहां की, उनके जो जेवरात वगैरह थे वो सब बहुत बुरी तरीके से, खजाने वगैरह को सब लूटा गया और लूट करके सारा सोना चांदी जो है सब बेचा गया। तकरीबन 2 लाख पाउंड के हीरे जवाहरात जो है वो बेचे गए, 2 लाख पाउंड के। तो ये कहानी थी नागपुर की।
और मोस्ट इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो है किसकी, अवध की। अवध को कैसे हड़प लिया है उसने, उसकी बात करें। अवध 1856 में कैप्चर किया गया था इस नीति के तहत, लेकिन इसको कैप्चर करने में या इसको विलय करने में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा परेशानी आई है इसी राज्य को विलय करने में। क्यों परेशानी आई है? अब आपको मालूम है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि लगाई गई, तो इलाहाबाद की संधि के बाद से जितने भी नवाब थे अवध के, उस सारे के सारे नवाब जो थे वो ब्रिटिशर्स के बड़े वफादार थे और जो जो चीजें मांग रखी थी वो देते थे, आज्ञाकारी थे, सेना दे रखी थी, रेजिडेंस दे रखा था, रेजिडेंट वहां पर थे हमेशा से, कड़ा इलाहाबाद दे रखा था, अन्य शक्तियों के लिए अपनी सेना तैयार करके रखते थे, ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ती थी। तो कोई कारण नहीं था कि अवध से उनकी कोई दुश्मनी होती, लेकिन अवध राज्य चाहिए था उन्हें। तो जिस समय चाहत बनी कि अवध राज्य हमें चाहिए, उस समय अवध का नवाब जो है वो वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह, इनको हालांकि नृत्य और गायन वगैरह में काफी रुचि थी, तो एक तो ये इस चीज का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। 12 लाख रुपए पेंशन देकर के इस बात की घोषणा करी गई कि आपका राज्य जो है वो ले लिया गया है। जब ये नहीं माना तो बल प्रयोग किया गया और बल प्रयोग करके उसको विलय कर लिया गया फाइनली। तो 1848 में कर्नल सलीमन जो है वो लखनऊ रेजिडेंट में आया था। 1848 में कर्नल सलीमन, इसको ब्रिटिश रेजिडेंट बना करके लखनऊ भेजा गया था, ब्रिटिश रेजिडेंट बना करके। और इस ब्रिटिश रेजिडेंट ने वहां पर जाकर के रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट में यह बताया कि नवाब जो है उसके शासन से जनता खुश नहीं है। रिपोर्ट तैयार करी उसने, और शासन से जनता खुश नहीं है, वहां पर मतलब जो है ठीक तरीके से वो शासन नहीं चला पा रहा है, कुशासन तो है, इस बात की रिपोर्ट उसने तैयार करी। लेकिन कर्नल सलीमन इस बात का पक्षधर नहीं था कि अवध को हड़प लिया जाए। यह बात तो उसने भी कही कि वहां कुशासन है, लेकिन क्योंकि आपने राज्य हड़प नीति में उत्तराधिकार को शामिल किया हुआ है, कुशासन का आरोप लगा करके, उत्तराधिकारी भी उसके पास बहुत थे, सारे उत्तराधिकारी मौजूद थे, तो आप नहीं कर सकते थे ऐसा काम। और इसलिए सलीमन ने जो है बात की सलाह दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर आउट्रम नाम का एक दूसरा रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो भेजा गया, आउट्रम। इनसे कहा गया कि अब तुम जाकर के रिपोर्ट तैयार करो। तो आउट्रम ने भी जो रिपोर्ट तैयार करी, उसने भी बताया कि प्रशासन जो है वो यहां पर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और काउंसिल को जो है उसने लिख करके दिया कि इस पर विचार करे। काउंसिल ने जब लिख करके विचार करने की बात कही, काउंसिल के पास में लिख करके विचार करने का जब इसने वो दिया, तो इसमें 3 तरीके की चीजें जो है वो सामने आई। क्या किया जा सकता है फिर जब वहां कुशासन चल रहा है, तो कैसे अवध राज्य को हड़पा जा सकता है? तो 3 सजेशंस थे उसमें। पहला सजेशन ये था कि नवाब को कहा जाए कि भाई गद्दी छोड़ दो, बाध्य किया जाए। नवाब जो है, नवाब को क्या किया जाए? बाध्य किया जाए। क्या करने के लिए? कि गद्दी छोड़ दे वो। दूसरा यह था कि अंग्रेज जो है उसके ऊपर मतलब युद्ध जो है आरोपित करें किसी प्रकार से। अब अपने हाथ से तो अपना शासन वो जाने नहीं देगा। पहला वाला पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो अपने हाथ से शासन नहीं जाने दे सकता था। तो दूसरा तरीका ये निकाला गया कि यदि अगर ये ना माने तो नवाब को नाम मात्र का नवाब रहने दिया जाए और शासन की समस्त बागडोर जो है, शासन की समस्त बागडोर वो अंग्रेजों के हाथ में हो, अंग्रेजों को दे दे।
राजा बने रहना, बने रहो, नाम मात्र के बने रहो, बस उसी के लिए पेंशन दे देंगे तुमको। शासन की सारी बागडोर जो है वो अंग्रेजों को दे दी है। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका ये था कि अब वहां पे जो शासन की बागडोर है वो नवाब न संभाले, ब्रिटिश रेजिडेंट संभाले। ब्रिटिश रेजिडेंट कुछ समय के लिए बागडोर संभाले शासन की, और वहां पे जो भी चीजें कुशासन के तौर पर निकल करके आई हैं सामने, उनको जो है वो ठीक किया जाए। तो ये 3 तरीके थे जिससे ये कहा गया कि जो अवध का कुशासन है वो दूर किया जा सकता है। कि एक तो भाई इनको हटा दो, तुम योग्य नहीं हो, काबिल नहीं हो। दूसरा, बने रहना है तो बने रहो, लेकिन तुम नाम मात्र के बने रहोगे, तुम्हारी जगह जो है शासन ब्रिटिश कंपनी चलाएगी। या फिर जब तक कुशासन हट नहीं जाता तब तक के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो तुम्हारे काम संभालेगा, तुम चुपचाप बैठो। 12 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन का प्रस्ताव भी भेजा गया। सब सारी चीजें बेकार हो गई, तो इनके ऊपर इनको शासन से यहां से हटाया गया, यहां से हटा करके राज्य से निकाला कर दिया गया। उसके बाद वाजिद अली शाह को लखनऊ से निकाल दिया गया। और फाइनली 13 फरवरी सन 1856 को, 1856 लिखा है, 13 फरवरी आप इसमें और लिख सकते हैं, आने वाली है। 13 फरवरी सन 1856 को क्या कर दिया गया? अवध में मिला दिया गया। और 14 फरवरी से आपको मालूम है कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। बाय द वे ये तो इसी तरह मैंने जोड़ दिया। बहरहाल अगर आपने अभी तक फाउंडेशन बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जो राज्य हड़प की जो नीति है ना, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। भाई जिन जिन राज्यों को आपने कैप्चर किया था, जरा ओवरऑल देखिए, समझिए। राज्य हड़प की नीति जो थी उसमें ये जो 3 श्रेणियां थीं, इनके ऊपर, चाहे इनके ऊपर, और इनको तो छोड़ ही दो, इनके ऊपर तो पूरा एहसान ही था अंग्रेजों का, लेकिन ये जो 2 थे, अल्टीमेटली मुगलों के पास ताकत कहां बची थी? थे तो अंग्रेजों के गुलाम ही एक तरीके से, और ये भी, इनका भी वही हाल था। तो ये राज्य हड़प जैसी चीज का कोई अर्थ नहीं था। बस केवल आप वहां से नवाबी हटाना चाहते थे, नवाबियत हटाना चाह रहे हैं, शासन का जो बागडोर है वो केवल नाम के मात्रे में आप हटाना चाह रहे हैं, तो कोई बहुत विशेष लाभ इससे नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के ही पास थे भाई, रेवेन्यू आपको ये देते थे, सैन्य सहायता ये देते थे, दिक्कत कहां आ रही थी? पर यही था कि भाई ये राज्य अब नवाब के ना हो, नाम भी नवाब का ना चले, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चले। बस इतना ही सा जो है चाहत के लिए ये डलहौजी जो है, बाकी लूट खसोट करने के लिए लॉर्ड डलहौजी को तो जाना ही जाता है। बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी इसने किए हैं, वो जब डलहौजी के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम बताएंगे। आज हम डलहौजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। डलहौजी की एक पर्टिकुलर नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डलहौजी की ये नीति हो, चाहे वेलेजली की वो नीति हो, इनसे कुछ खास जो है वो मतलब नहीं आया। लेकिन इन ब्रिटिशर्स को कुछ खास लाभ वैसे अगर देखा जाए तो नहीं हुआ। मतलब वो राज्य तो पहले ही उनके पास में थे ना। लेकिन हां, इन लोगों ने इस नीति को लगा करके बहुत बुरी तरीके से जो भारत की एक मजबूत दृढ़ता जो थी उसको, भले ही वो अलग अलग चीजों में बटे हुए थे, लेकिन उनके जो मना स्थिति थी उस पर आघात कर, मानसिक रूप से एकदम लाचार कर दिया गया पूरे। और इतना मानसिक रूप से लाचार किया गया कि ये राजा स्वयं स्वीकार करना, मानसिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि आज नहीं तो कल हम इनके गुलाम ही हैं, हो ही जाएंगे, या फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ जाएगी। बस समय की बारी है, कब समय आएगा, कब हमारा नंबर आ जाएगा, इतनी सी बात है। लेकिन इससे जो है ब्रिटिशर्स को एक नुकसान भी हुआ बहुत ज्यादा। और वो नुकसान ये हुआ कि अपने जैसे भी शासक थे, वाजिद अली शाह जैसे शासक हो या कोई भी शासक हो, कैसा भी हो, अच्छे बुरे, वो कहते हैं ना, भला है बुरा है वो जैसा भी है, गाना है ना एक इस तरीके से। तो भारतीयों के अंदर वो भी है कि जैसे भी थे हमारे राजा थे, बाहर ही आकर के उनको लाचार बना दिया। ये जनता जो है अपने राजाओं की लाचारी देख रही थी। बड़े भावुक होते हैं भारत के लोग। तो इस भावुकता ने अंदर अंदर एक रोष पैदा करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली राजाओं को राज्य से निकाला हो रहा है, निष्कासित किए जा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर एक रोष पैदा हो गया। और उस रोष ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं
इन शासकों के विरुद्ध। इसीलिए तो 1856 तक ये पहुंच गए हैं। 1857 में क्रांति जो हो रही है उसके पीछे ये सब कारण बनेंगे। हालांकि 1857 के कारण को हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन उनके एक कारण में इस चीज को भी जोड़ा जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बस भाई आज तो यहीं तक, इतना ही। हमने आपको राज्य हड़प नीति के बारे में बताया। आप राज्य हड़प नीति के बारे में पढ़िएगा ध्यान से, और जो भी क्वेरीज हो आपके मन में उसको पूछिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिख करके हमें दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी, ये टेलीग्राम है, यहां से मिल जाएगी। और अपने विचार आप हमें सोशल मीडिया में प्रकट कर सकते हैं। यहां पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कोई उलझन है, कुछ मुझे समय मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि आप जिस समय मैसेज करेंगे उस समय हम रिप्लाई कर ही देंगे। आगे पीछे कभी भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाई हमारे पास में और भी काम रहते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर हम सोशल मीडिया, लेकिन आप अपने विचार डाल दीजिए। सही विचार सही प्रश्न होंगे तो हम उसका रिप्लाई भी आपको करेंगे। ठीक है, एक बार और आपको बता दूं अंत में कि आप हमारे इस कोड का इस्तेमाल करके यदि अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड का नाम है विरद लाइव, और इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंटेड अमाउंट के बाद आपको जो अमाउंट पड़ रहा है वो 18,999 रुपये पड़ रहा है। अदरवाइज 24,000 के आसपास का कुछ कोर्स पड़ रहा है, तो थोड़ा आपको महंगा लगेगा वो। ठीक है, बाकी अपार सुविधाएं हैं इसमें, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें इसमें प्रदान की गई हैं। आप एप्लीकेशन पे जाइए या फिर वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी पढ़िए, डेमो वीडियोस देखिए, उसमें शानदार तरीके के डेमो वीडियोस लगे हुए हैं। उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे डेमो वीडियो में पढ़ाया जाते हुए दिखाया गया आपको, उसी तरह से मेन क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार से आपको कोर्स से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, अपनी तैयारी से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमसे इन जगहों पर जुड़ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का यहाँ पर लगा हुआ है स्कैनर, स्कैन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।